हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक हीटिंग इफेक्ट्स। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट्स, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उससे एक इफेक्ट होता है जिसका नाम था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से केमिकल रिएक्शंस होंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस पढ़े थे, मेटलर्जी में हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद 10th क्लास में जब हम लोग पहुंचते हैं तो आपको एनसीईआरटी का 30 नंबर चैप्टर्स है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई करंट फ्लो करेगा तो वहां पे मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगा। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हीटिंग इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं और उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर्स। तो हीटिंग इफेक्ट्स क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट्स किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है तो वो हीट जनरेट करता है। इसका कंसेप्ट जूल्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो देखिए कैसे काम करता है। तो ये है इफेक्ट, 3 टाइप्स के इफेक्ट्स, जिसमें सबसे पहला इफेक्ट है आपके पास केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या कहता है कि व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशन से जब कोई करंट पास करेगा इट कॉजेस केमिकल रिएक्शंस। वहां पे केमिकल रिएक्शंस होगा जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज करेंगे, जिसमें हम या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करेंगे, हाइड्रोलाइसिस में यूज करेंगे, ये सब चीजें यूज करेंगे। तो क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे इसका डिटेल्स और क्लास 12th में भी हम इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट, देखिए लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी का है और ये टॉपिक्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या कहता है कि व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर्स, कोई भी करंट यदि किसी कंडक्टर से पास होता है ड्यू टू रिपीटेटिव कॉलिजन्स, तो जब कंडक्टर से पास होगा तो उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में कॉलिजन्स होगा, वो एक दूसरे से टकराएंगे, फ्रिक्शंस जनरेट होगा और वो हीट को प्रोड्यूस करेंगे। तो वहां पे मूविंग चार्ज एंड एटम्स हीट एनर्जी एंड पावर इज डिसिपेटेड, वहां पे हीट एनर्जी निकलेगा और पावर डिसिपेट्स होगा। तो ये कंसेप्ट जो था वो जूल्स लॉ ने दिया था। तो जूल्स ने देखिए क्या क्या दिया था, मैं आपको समझाता हूं व्हाइट बोर्ड पे आराम से। देखिए तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि तो हम लेकर आए हैं आपके पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग्स। क्या कहता है, पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। कहता है इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर्स, कहता है कि कोई भी हीट किसी कंडक्टर में यदि प्रोड्यूस्ड होता है तो प्रोड्यूस्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग, उसमें जो करेंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, और रेजिस्टेंस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड जितने टाइम तक वो रन करेगा उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं इसको आपको क्लियरेंस कर रहा हूं इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद। तो क्या कहता है जूल्स कि जो हीट जो जनरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन्स, जितना टाइम्स के लिए आप उसको रन करवाते हैं उस पर डिपेंड करता है। इन तीनों इक्वेशंस को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, तीनों इक्वेशंस को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो H आता है अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। इस साइन को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट आई स्क्वायर आर टी, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होता है अपने पास 1 होता है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या निकल जाता है, अपने पास फॉर्मूला निकल जाता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आर टी आई का यूनिट क्या है, करंट है, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पेयर। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम्स बोल दो या ओमेगा बोल दो, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड्स, और ये क्या है हीट प्रोड्यूस्ड है, और हीट क्या है एक प्रकार का एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है। अब चलते हैं इसका वेरिफिकेशंस करते हैं, प्रूफ करते हैं जूल्स लॉ का। तो देखिए मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूं। आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में कि V जो होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा था।
वर्क क्या है? एक प्रकार का एनर्जी ही तो है, जितना एनर्जी लिबरेट होता है उतना वर्क डन होता है। तो इस W की जगह हम लोग लिख लेते हैं एनर्जी अपॉन Q। तो E इक्वल टू क्या होगा? E इक्वल टू होगा V इंटू Q। और ये जो एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट्स हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? हीट के फॉर्म में हो रहा है। तो E की जगह मैंने लगा दिया H। H क्या है आपके पास? हीट एनर्जी। V क्या है? V इक्वल टू क्या होता है? आपको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ याद होगा कि V इक्वल टू होता है IR। तो मैं V की जगह लिख लेता हूं IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहां पे लिख लेता हूं V इक्वल टू IR, कहां से? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और उसके बाद Q के बारे में हमें पता है कि I इक्वल टू होता है Q/T। तो यहां से हम लोग Q का जो फॉर्मूला निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। तो हम V की जगह IR पुट किए और Q की जगह क्या पुट करेंगे? IT। और इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो निकलेगा I² RT। तो ये था आपके पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का प्रूफ्स। तो ये था जूल्स लॉ जिसने ये बताया था कि किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द करंट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स पे, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पे। जितने टाइम तक आप उसको रन करवाएंगे उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। तो ये था आपके पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट।